हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के बाद आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। तो काफ़ी लंबे समय से मैं प्रेजेंट नहीं थी, कुछ नहीं डाल रही थी, कुछ न्यू नहीं आ रहा था मेरे चैनल पे। उसका भी कुछ रीज़न था जो कि मैं आप लोग के साथ फिर कभी टाइम मिलेगा तो शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो हम लोग बिना देरी के अब हम लोग से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। क्लास 11th का ये बुक है, ठीक है। क्लास 11th का बुक है, किस चीज़ का है भाई? ज्योग्राफी का बुक है। ज्योग्राफी का इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट जो बुक है, फंडामेंटल्स वाला नहीं, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट जो बुक है उसका ये चैप्टर 1 है, जिसका क्या नाम है? इंडिया लोकेशन। इसमें भारत की स्थिति के बारे में हम लोग जानेंगे। काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, एक वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी। और इस वीडियो में आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा, पूरा एक एक लाइन एक एक वर्ड अच्छे से समझा दूंगी, तो कोई भी आपको डाउट नहीं रह जाएगा। और अगर रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही आने वाली वीडियोस आप देख सकें। और हाँ, इसके बाद नोट्स भी आएंगे, तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हैंड रिटन नोट्स रहेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़्यादा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई टेक्स्ट कट कॉपी पेस्ट करके नोट्स बना दिए, नहीं, पूरा मैंने खुद से लिखा है, उसके बाद खुद से टाइप भी किया है। फिर एक वीडियो आएगा नोट्स के थ्रू एक्सप्लेनेशन का। तो ये ऐसी सारी वीडियोस देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बिना देरी किए फटाफट से शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को पढ़ने की तरफ अब बढ़ते हैं। और देरी किए बिना अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, पढ़ना ज़्यादा है, तो फटाफट से शुरू करते हैं और अच्छे से समझेंगे कि चैप्टर कहना क्या चाहता है, चैप्टर में दिया क्या हुआ है। तो आप लोग को अभी यहाँ पे जो दिख रहा होगा मेन स्क्रीन पे, यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बड़ा सा वाई दिख रहा है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यू हैव ऑलरेडी सीन द मैप ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस क्लासेस। इट्स अ बेसिक लाइन होता है जो हर चैप्टर में होता है करीब करीब। तो कहने का मतलब है कि पहले जब आपने कक्षाओं में पढ़ा होगा, तो जैसे 11th का ये बुक है, तो 1 से 10 की कक्षा में आपने भारत का मैप तो बहुत बेसिक सा चीज़ आपने देखा ही होगा। तो नाउ यू क्लोजली एग्जामिन द मैप ऑफ इंडिया। तो फिगर 1.1 एक दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज पे ही है, उसको क्लोजली एग्जामिन करना है। क्लोजली एग्जामिन करने का मतलब कि उसको एकदम नज़दीक से जाके इसे देखते नहीं रहना है लगातार, उसमें देखना है कि कहाँ कहाँ स्टेट्स कैसे कैसे किस पोजीशन पे कहाँ से कौन सा स्टेट है, हमारे नेबर कंट्रीज़ कौन से हैं, नेबर सी कौन सा है, अगल बगल क्या है, इंडिया अगर पेनिनसुला है तो उसके 3 साइड्स 4 साइड्स में क्या है, ये सबको देखना है, अच्छी तरह से गौर से देखना है। और मतलब एक होता है ना देशांतरीय विस्तार, इसका ज्ञात करना है। मार्क द सदर्न मोस्ट एंड नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड्स एंड द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड्स। तो क्या है? सदर्न मोस्ट यानी कि दक्षिणतम, यानी कि साउथ, सबसे जो साउथ में है उसका इसका लैटिट्यूड, और ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट का लॉन्गिट्यूड मार्क करना है। तो साउथ नॉर्थ का यानी दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को तथा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतरों को चिन्हित करना है। अगर कर सकते हैं तो करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मैप वर्क बहुत बेसिक सा चीज़ है ज्योग्राफी में, ये आप लोग को करना ही चाहिए। द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ एंड अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, उम्मीद है आप लोग जानते होंगे, 11th क्लास तक आ गए हैं तो बहुत कॉमन सा चीज़ है, आप लोग को पता होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं पता है तो जान जाइए कि भारत की जो मुख्य भूमि है, उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेके पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। इंडियाज़ टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, दैट इज़ अबाउट 21.9 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। तो भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील यानी कि लगभग जिसको 21.9 किलोमीटर कहा जाएगा तक फैला हुआ है। तो अब हम सोचेंगे कि ये टेरिटोरियल लिमिट क्या होता है। बहुत लोग टेरिटरी का मतलब समझेंगे नहीं, यूनियन टेरिटरी से जोड़ के देखेंगे, नहीं, टेरिटरी का मतलब यहाँ कंट्री समझिए। टेरिटोरियल लिमिट मतलब जैसे अगर कोई कंट्री कोस्टल एरिया में है, ठीक है, जैसे कोई कंट्री किसी सी के किनारे है, तो अब समुद्र को तो नहीं बांटा जा सकता, समुद्र को आप कहाँ तक बांटिएगा, कैसे बांटिएगा। तो क्या किया जाता है कि उसके कोस्ट से लेके समुद्र तक कुछ एक दूरी निर्धारित कर दिया जाता है कि ये इस देश का हिस्सा होगा, वहाँ तक इसका मतलब इस देश के अंडर वो एरिया आएगा। तो ऐसे ही इंडिया के कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 21.9 किलोमीटर की दूरी तक वो हमारा क्षेत्र माना जाता है। तो वहाँ से अगर कोई भी शिप पास करता है, वहाँ पे हम
कोई और देश अपना बंदरगाह नहीं बना सकता है, वहाँ पे हम ही करेंगे, वहाँ पे अगर कोई ट्रेड करने आता है तो उसके लिए आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक देखिए आपको बॉक्स दिख रहा होगा, ये बॉक्स है माइल्स के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। तो 1 नॉटिकल माइल सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा, जिसका कि होता है करीब करीब 1.8 किलोमीटर वैल्यू होता है, और अगर एकदम एक्यूरेट निकालें तो 1.852 किलोमीटर। बढ़ते हैं आगे। Our southern boundary extends up to 6 degree 45 north latitude in the Bay of Bengal। तो हमारी देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल आप लोग अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैप में देख लीजिए, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। लैटिट्यूड मतलब अक्षांश, इसको हिंदी में कहते हैं अक्षांश, और लॉन्जिट्यूड मतलब देशांतर। ठीक है, लेट अस ट्राई टू एनालाइज द इम्प्लीकेशंस ऑफ हैविंग सच अ वास्ट लॉन्जिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो अब क्या करना है, आइए जानते हैं कि इतने बड़े अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के परिमाणों का विश्लेषण करते हैं। इफ़ यू वर्क आउट द latitudinal and longitudinal extent of India, they are roughly about 30 degrees, whereas the actual distance measured from north to south extremity is 3,214 km and that from east to west is only 2,933 km। तो यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करेंगे, यानी उसको नापेंगे, तो ये लगभग 30 डिग्री के आसपास है। ठीक है, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक इसका वास्तविक डिस्टेंस अगर माना जाए अरुणाचल प्रदेश कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो 3,214 किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक 2,933 किलोमीटर है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस? तो इस अंतर का कारण क्या है? कंसल्ट चैप्टर 3 ऑन द टॉपिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड टाइम इन द बुक प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट 1 NCERT। तो एक और आप लोग के पास बुक होगा प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी, जिसका कि मतलब अगर हिंदी में होगा तो भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1, उसके आप लोग चैप्टर 3 को देखिए, उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड टाइम के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। दिस डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्जिट्यूड्स डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल वेयर द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। तो यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि जब हम लोग पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो जाते समय दो देशांतर यानी कि दो लॉन्जिट्यूड्स रेखाओं के बीच, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं की दूरी हर जगह, बीच की दूरी हर जगह समान रहती है, कहीं पे भी घटती बढ़ती नहीं है। फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग को मेरे नोट्स में मिल जाएगा। तो अभी मैं बता दे रही हूँ कि दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस करीब करीब 69 माइल्स होता है और करीब करीब 111 किलोमीटर होता है। तो अगर आपको ऐसी कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले नोट्स आपको मिल जाए और उसमें की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाए। अब पढ़ते हैं आगे। From the values of latitude, it is understood that the southern part of the country lies within the tropics and the northern part lies in the subtropical zone or the warm temperate zone। तो इसमें एक वर्ड आया है ट्रॉपिक्स। बहुत से लोगों को पता होगा ट्रॉपिक क्या होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि ट्रॉपिक क्या होता है। तो पहले तो मैं बता दूं कि ट्रॉपिक जो वर्ड है एक ग्रीक वर्ड से आया है जो था ट्रोपोस, उसका मतलब होता था टर्न। ठीक है, तो हमारा जो अर्थ है मैं आप लोग को बना के दिखाना चाहूँगी। तो ये जो हमारा अर्थ है इसको 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और बीच में एक इक्वेटर रहता है, समझ गए। तो एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो उसी को ट्रॉपिक्स यहाँ पे कहा गया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसको अभी डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगी, काफ़ी लंबा चला जाएगा, बट ये समझ के चलिए कि जोन होते हैं। ठीक है, और अर्थ को कुछ जोन्स में डिवाइड किया गया, और ट्रॉपिक्स के ठीक जो नॉर्थ और साउथ में होता है ना, उसी को सब ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है, फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ लैटिट्यूड इट इज़ अंडरस्टूड दैट द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स एंड द नॉर्दर्न पार्ट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल जोन और द वार्म टेम्परेट जोन। सब ट्रॉपिकल जोन को वार्म टेम्परेट जोन भी कहते हैं। तो जोन के बारे में हम लोग बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा, अभी मैं इसको डिटेल में नहीं बता सकती हूँ। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया के बारे में। तो अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा यानी कि सदर्न पार्ट
उष्ण कटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध या फिर इसको वार्म टेम्परेट भी कहते हैं, यानी कि उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। This location is responsible for large variations in landforms, climate, soil types and natural vegetation in the country. यह स्थिति देश में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। Now let us observe the longitudinal extent and its implications on the Indian people. तो आइए अब हम देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करें। From the values of longitude, it is quite discernible that there is a variation of nearly 30 degrees which causes a time difference of nearly 2 hours between the easternmost and the westernmost part of our country. तो देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटों का अंतर पैदा कर देता है। यू आर फैमिलियर विद द कंसेप्ट ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि हमारे भारत में एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। आप भारतीय मानक समय से पहले से ही परिचित हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन? तो स्टैंडर्ड मेरिडियन को हिंदी में कहते हैं मानक याम्योत्तर। तो मानक याम्योत्तर यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन का क्या उपयोग है, क्या यूज़ है? While the sun rises in the northeastern states about 2 hours earlier as compared to Jaisalmer, the watches in Dibrugarh, Impal in the east and Jaisalmer, Bhopal और चेन्नई in the other parts of the country show the same time. Why does this happen? बहुत ही बचकुंदा टाइप सवाल है। इसका आंसर आई होप कि जितने भी मेरे व्यूअर्स होंगे सब दे सकते हैं। तो प्लीज़ 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 फटाफट से जैसे ही आप लोग देखिएगा कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स बताइएगा। जब उत्तर पूर्वी राज्यों में, और अगर नहीं बता पाएंगे तो कोई बात नहीं, इसका आंसर मैं बता दूंगी, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि बताना वो एक ईगो मत लीजिएगा। हो सकता है किसी किसी को आंसर नहीं आए, बट सिंपल सा इसका आंसर है ना IST। जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियाँ एक जैसा टाइम क्यों दिखाती है, मतलब एक जैसा समय क्यों दिखाती है, ऐसा क्यों होता है, यही बताना है, सिंपल सा। नीचे पढ़ लेते हैं। There is a general understanding among the countries of the world to select the standard meridian in multiples of 7 degree 30 minute of longitude. That is why 82 degree 30 minute east has been selected as the standard meridian of India. तो यहाँ कह रहा है कि विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत जो स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी कि मानक याम्योत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है, और यही कारण है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व याम्योत्तर को भारत की मानक याम्योत्तर चुना गया है। तो ये क्वेश्चन आता है ऑफकोर्स 1 मार्क्स वाले में, तो इसको प्लीज़ 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 अंडरलाइन कर लीजिए। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाई 5 hours and 30 minutes। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। देयर आर सम कंट्रीज वेयर देयर आर मोर देन वन स्टैंडर्ड मेरिडियन ड्यू टू देयर वास्ट ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट। फॉर एग्जाम्पल द USA हैज 7 टाइम जोन्स। तो कुछ देश ऐसे हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। उदाहरण के लिए जो USA संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ पे 6 टाइम जोन्स हैं, यानी कि समय कटिबंध है। अब नेक्स्ट पेज पे हमारा मैप ऑफ इंडिया दिया गया है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिए। इंटरनेशनल बाउंड्री डार्क कलर से जो लाइन है वो है, और नेशनल बाउंड्री यानी कि स्टेट बाउंड्रीज लाइट कलर से जो है वो है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे भी एक मैप दिया हुआ है, लोकेशन ऑफ इंडिया इन द ईस्टर्न वर्ल्ड, यानी कि पूर्वी जगत में भारत की स्थिति को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इस मैप को भी आप लोग अच्छे से देखिएगा। फटाफट से अब बढ़ते हैं आगे, जल्दी से ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। तो यहाँ पे कह रहा है नेम अ फ्यू प्लेसेस इन इंडिया थ्रू विच द स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस। क्या पूछ रहा है भाई? पूछ रहा है कि भारत का कुछ ऐसे क्षेत्रों के नाम बताइए, कुछ ऐसे स्थानों के नाम लिखिए जिनमें से मानक याम्योत्तर गुजरती है, यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करता है। तो मिर्ज़ापुर इज़ द बेसिक वन। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ये सब आप लोग लिख सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगी, तो घबराने की बात नहीं है।
India, with its area of 3.28 million square kilometer, accounts for 2.4% of the world's land surface area and stands as the 7th largest country in the world. तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। तो वैसे देशों के नाम बताइए, मतलब बाकी के 6 देशों के नाम बताइए जो कि भारत से बड़े हैं। तो ये भी मैं बता देती हूँ। फर्स्ट पे आता है रसिया, फिर कनाडा, फिर यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे देश हैं जो बड़े हैं। किससे बड़े हैं भाई? भारत से। तो इसको एक सीक्वेंस में आप लोग लिख लीजिएगा। ये सब आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे, तो डिस्टर्ब होने की बात नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं साइज़ के बारे में। साइज़ मतलब आकार। द साइज़ ऑफ इंडिया हैज़ endowed her with great physical diversity। भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। Thus you may appreciate the presence of lofty mountains in the north, large rivers such as Ganga, Brahmaputra, Mahanadi, Krishna, Godavari and Kaveri, green forested hills in northeast and south India, and the vast sandy expanse of Maruvasthali। उत्तर में ऊंचे पर्वत गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं, जबकि मरुस्थली में रेत के विस्तृत फैलाव हैं। यू मे फर्दर appreciate that bounded by the Himalayas in the north, Hindu Kush and Sulaiman ranges in the northwest, Purvanchal hills in the northeast, and by the large expanse of the Indian Ocean in the south, it forms a great geographic entity known as the Indian subcontinent। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंद कुश और सुलेमान श्रेणियों, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियों तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहा जाता है। इट इंक्लूड्स द कंट्रीज पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और भारत आते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। द हिमालयस together with other ranges have acted as a formidable physical barrier in the past, except for a few mountain passes such as the Khyber, the Bolan, the Sipkila, the Nathula, the Bombadilla, etc. It was difficult to cross it. It has contributed towards the evolving of a unique regional identity of the Indian subcontinent। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता आ रहा है। खैबर, बोलन, सिपकिला, नाथुला तथा बोमडीला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। By referring to the physical map of India, you can now describe the physical variations which you would come across while traveling from Kashmir to Kanyakumari and from Jaisalmer in Rajasthan to Imphal in Manipur। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगी। पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। भारत का प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। पेनिनसुलर आप जानते होंगे, इंडिया इज़ अ पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? वो कंट्री जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक है, याद रखिएगा। This has provided the country with a coastline of 6,100 km in the mainland and 7,517 km in the entire geographical coast of the mainland, plus the island groups Andaman and Nicobar located in the Bay of Bengal and the Lakshadweep in the Arabian Sea। तो भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूहों समेत 7,517 किलोमीटर पर विस्तृत है। तो अगर द्वीप सबको हटा दिया जाए तो टोटल कोस्ट लाइन जो है भारत का वो 6,100 किलोमीटर है। Thus, India as a country is a physically diverse land providing occurrence of varied resources। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। डू यू रिमेंबर? क्या आपको याद है? स्कूल भुवन इज़ अ पोर्टल प्रोवाइडिंग मैप बेस्ड लर्निंग टू ब्रिंग अवेयरनेस अमॉन्ग द स्टूडेंट्स अबाउट कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट एंड देयर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो स्कूल भुवन एक वेब पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित यानी कि मैप के थ्रू शिक्षा प्रदान करता है।
It is an initiative of Bhuvan NRSC ISRO based on NCERT syllabus. You can explore various maps of India on http Bhuvan app nrs.government. तो ये है वेब पोर्टल, यहाँ पे आप भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडिया एंड इट्स नेबर्स, यानी कि भारत एवं उसके पड़ोसी। तो आइए पढ़ लेते हैं इसको भी खटाखट से मतलब फटाफट से, जो भी कहिए, अपना एक अलग लैंग्वेज होता है बिहारियों का। एग्जामिन द लोकेशन मैप ऑफ इंडिया, फिगर 1.2 जो फिगर है उसको देखिए, उसकी जांच करिए। यू विल नोटिस दैट इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, बॉर्डरिंग द इंडियन ओशन एंड इट्स टू आर्म्स एक्सटेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट में आप लोग को पता होगा कि हमारा भारत है, कि दक्षिण मध्य भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। This maritime location of peninsular India has provided links to its neighboring regions through the sea and air routes. प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री और वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा रहता है। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज बाई कंसल्टिंग अ मैप। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक सूची बनानी है आपको। तो ये आप लोग बनाइएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, क्योंकि इसका आंसर मेरे नोट्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे नोट्स आने से पहले इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आ जाए। Sri and Maldives are the two island countries located in the Indian Ocean which are our neighbors. श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि टू आइलैंड नेबर कंट्रीज आ सकता है क्वेश्चन। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ गल्फ एंड अ स्ट्रेट, तो ये आप लोग को करना है। सब मैं बता सकती हूँ लेकिन बताऊँगी नहीं, कुछ आप लोग खुद से भी करिए। खाड़ी तथा जल संधि में अंतर स्पष्ट करिए। नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, मेरे नोट्स में ये भी अवेलेबल है। डू यू थिंक दैट फिजिकल बैरियर इज़ अ हिंड्रेंस इन द इंट्रैक्शन विथ आवर नेबरिंग कंट्रीज इन मॉडर्न टाइम्स? तो क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों से अंतःक्रिया करने में बाधक है? गिव सम एग्जाम्पल्स हाउ वी हैव ओवरकम दिस डिफिकल्टीज इन द प्रेजेंट डे। हमने किस प्रकार भौतिक दूरियों द्वारा पैदा किए गए यात्रा के घर्षण को तटस्थ किया है? तो भाई साहब, इसको आप लोग को खुद से सोचना है और इसका आंसर देना है। अब आप सोचिएगा ना कि इस चीज़ का आंसर मेरे नोट्स में है। जी नहीं, इस चीज़ का आंसर मेरे नोट्स में नहीं है। ये खुद से सोचने वाली चीज़ें हैं। सोचिए, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए अपने क्लास में, आपको मज़ा आएगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। डिस्कशन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर तो यहीं पे ख़त्म हो गया भाई। इंडिया लोकेशन जो चैप्टर था, अब तो कुछ बचा नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में, तो वो तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में करेंगे नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इसको अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर्स ज़रूर मिल जाएंगे। एक और बात, स्टे ट्यून्ड, बिकॉज इसके नोट्स मैंने बना लिए हैं, बस अपलोड करना बाकी है। तो काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, उसमें आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर कम्प्लीटली मिल जाएंगे। और मान लीजिए कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि अरे मैं पूरा बुक पढ़ूँ या फिर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखूँ, या पूरा बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, तो चलिए नोट्स पढ़ लीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा। अच्छा स्कोर कर लेंगे आप नोट्स पढ़ के भी। तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।